साउथ कोरिया में पाकिस्तान जैसे हालात हैं और इस एक लाइन में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। एक्चुअली वैसे ही हो रहा है जैसे एक समय पाकिस्तान में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को अरेस्ट करने की कोशिश होती थी। इमरान कभी अपने लोगों को आगे करते थे, कभी पुलिस वालों को अंदर घुसने से रोक देते थे। वैसा ही कुछ हम साउथ कोरिया में देख रहे हैं। 3 जनवरी की सुबह साउथ कोरिया में करप्शन इन्वेस्टिगेशन ऑफिस CIO और पुलिस की 150 लोगों की टीम निलंबित राष्ट्रपति यून सुक योल को गिरफ्तार करने उनके घर पहुंची थी, लेकिन यून की सिक्योरिटी टीम ने उन्हें अंदर ही नहीं जाने दिया। उन्होंने गाड़ियां लगाकर रास्ता ब्लॉक कर दिया, फिर ह्यूमन चेन बनाकर खड़े हो गए। जो पुलिस वाले किसी तरह अंदर घुस गए थे उन्हें घंटों तक बंद करके रखा गया और अंत में पुलिस को वापस लौटना पड़ा। उन्होंने कहा है कि हम फिर से कोशिश करेंगे, पुलिस वालों ने, लेकिन यून सुक योल इसके लिए कतई तैयार दिखते नहीं हैं। ऐसे में टकराव के बढ़ने की आशंका है। आज के राजदूत में इसीलिए हम आपको बताने वाले हैं कि साउथ कोरिया में क्या चल रहा है, पुलिस यून सुक योल को गिरफ्तार क्यों करना चाहती है, और अगर यून गिरफ्तारी नहीं चाहते हैं या उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई तो क्या हो सकता है। नमस्कार, स्वीकार कीजिए निखिल का, आप खबरगांव देख रहे हैं। आज राजदूत में हम साउथ कोरिया में चल रहे राजनीतिक संकट की कहानी आपको बताने वाले हैं। साउथ कोरिया से सिर्फ एक देश की ज़मीनी सीमा लगती है, नॉर्थ कोरिया, जो उसका ट्विन ब्रदर कह सकते हैं आप, या ट्विन सिस्टर, डिपेंड करता है आप कंट्रीज़ को कैसे लेते हैं। 1948 तक दोनों देश एक हुआ करते थे, लेकिन विभाजन के तुरंत बाद उनमें जंग लग गई। आधिकारिक तौर पर युद्ध का अंत आज तक नहीं हुआ है। दोनों एक दूसरे को अपना दुश्मन मानते हैं। दोनों के बीच ज़मीन आसमान का अंतर भी आपको दिख जाएगा। नॉर्थ कोरिया ने सोवियत संघ को फॉलो किया, वहीं साउथ कोरिया का झुकाव US की तरफ रहा। नॉर्थ कोरिया में कम्युनिस्ट व्यवस्था आई और वहां किम परिवार का शासन शुरू हुआ। पश्चिमी देश नॉर्थ कोरिया को निरंकुश, अराजक और एक फेल्ड स्टेट की संज्ञा देते हैं। वैसे ये जो फेल्ड स्टेट है न्यूक्लियर पावर से संपन्न है। नॉर्थ कोरिया के बरक्स साउथ कोरिया ने पूंजीवाद पर जोर दिया। उन्होंने वेस्टर्न स्टाइल डेमोक्रेसी को चुना, लेकिन इसमें कुछ ना कुछ पेच तो फंसता ही रहा। डेमोक्रेसी बड़ी नॉइजी होती है और उसके आने से पहले दूसरे तरह का नॉइज बहुत रहा साउथ कोरिया में। 1980 के दशक तक सैन्य तानाशाही रही वहाँ भी। जब डेमोक्रेसी लौटी उसमें भी आपको क्रैक्स दिखी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी के दौर में भी निरंकुश शासन का लालच किसी का छूटा नहीं। कई राष्ट्रपतियों ने समय समय पर खुद को महाराजाधिराज बनाने की कोशिश की, सुप्रीम लीडर, और इन्हीं मौकों पर साउथ कोरिया के लोकतंत्र की बार बार हुई परीक्षा। सबसे हालिया उदाहरण आपको 3 दिसंबर 2024 का है। राजदूत की तभी शुरुआत हुई थी। तत्कालीन राष्ट्रपति यून सुक योल आधी रात को टीवी पर आए और देश में मार्शल लॉ उन्होंने लगा दिया। अब मार्शल लॉ की व्यवस्था आपातकालीन परिस्थितियों के लिए की गई है, जैसे जंग, बगावत या कोई अकल्पनीय ट्रेजेडी, आपदा। लेकिन राष्ट्रपति यून ने शांति काल में मार्शल लॉ लगाया। वजह कि देश में लोकतंत्र खतरे में है। जिसको डिक्टेटर बनने का शौक है वो डेमोक्रेसी ही बचा रहा है, और नॉर्थ कोरिया से सहानुभूति रखने वाले लोग सरकार को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा उन्होंने अपने विरोधियों के बारे में कहा। दिलचस्प ये था कि यून जिस लोकतंत्र को बचाने की बात कर रहे थे, मार्शल लॉ लगते ही उसी लोकतंत्र के बुनियादी सिद्धांतों में कटौती हो गई। लोगों के एक जगह जमा होने पर पाबंदी आ गई, विरोध प्रदर्शन पर रोक लग गई, संसद को भंग कर दिया गया और पुलिस को कभी भी किसी के भी घर में घुसकर तलाशी लेने का अधिकार मिल गया। प्रेस रेगुलेट हो गई। एक और बात, राष्ट्रपति यून ने मार्शल लॉ लगाने की बात अपनी पीपल पार्टी PPP को भी नहीं बताई थी फॉर्मली। इसलिए मार्शल लॉ का ऐलान होते 190 सांसद भागकर संसद पहुंचे। उनमें से कई PPP के लोग थे, सांसद थे, और किसी तरह संसद के अंदर घुसे हैं दीवार फांद फांद के, और वहां उन्होंने 190-0 के वोट से मार्शल लॉ को कर दिया खारिज, प्रस्ताव लाके। वो तब तक संसद के अंदर रहे जब तक यून ने मार्शल लॉ हटाने की घोषणा नहीं की। अब ये यून के लिए था एक बहुत बड़ा झटका। 6 घंटे के अंदर उन्हें अपने सबसे बड़े पॉलिटिकल दांव से पीछे हटना पड़ा, और तभी कहा जाने लगा कि उनके पॉलिटिकल करियर का अब हो चुका है दी एंड। ये फिल्म अब आगे बनेगी नहीं, लेकिन बची थी। मार्शल लॉ हटते ही विपक्षी दलों ने यून के खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी शुरू कर दी, इम्पीचमेंट। संसद की 300 सीटों में से 108 सीटें PPP और उसके सहयोगी दलों के पास हैं, वहीं विपक्षी पार्टियों के पास हैं 192। इसलिए संसद में उनका अपर हैंड था, लेकिन महाभियोग के लिए ये पर्याप्त नंबर नहीं था। साउथ कोरिया में राष्ट्रपति को महाभियोग से हटाने के लिए 2/3 यानी 200 सांसदों का वोट चाहिए। विपक्ष को उम्मीद थी कि PPP के कुछ सांसद भी यून के खिलाफ वोट डालेंगे, लेकिन पहली कोशिश में ऐसा हुआ नहीं। 7 दिसंबर को पहली बार वोटिंग हुई। PPP ने इसका बॉयकॉट कर दिया और इस तरह प्रस्ताव 192-0 के अंतर से गिर गया। लेकिन विपक्ष ने उम्मीद नहीं छोड़ी। हफ्ते भर बाद वो दूसरी बार महाभियोग का प्रस्ताव लेकर आ गए और इस दफा यून
बचे नहीं। पीपीपी पर आम जनता का दबाव बढ़ रहा था, इसलिए दूसरी वोटिंग में पीपीपी के कुछ सांसदों ने ही प्रस्ताव का समर्थन कर दिया और इस तरह युन को राष्ट्रपति की कुर्सी को छोड़ना पड़ा, मगर पूरी तरह नहीं, वो सिर्फ निलंबित हुए हैं। उनके भविष्य पर अंतिम फैसला लेने का अधिकार संवैधानिक अदालत के पास है। अदालत के पास 6 महीने का टाइम है यह डिसाइड करने के लिए कि युन को हटाने का डिसीजन बरकरार रखा जाए या नहीं। अगर उन्होंने बरकरार रखा तो युन पूरी तरह से हट जाएंगे और अगर फैसला पलटा तो युन फिर से राष्ट्रपति की शक्तियां उनको मिल जाएंगी, राष्ट्रपति ही बन जाएंगे। अब जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आता तब तक के लिए प्रधानमंत्री हान डक सू को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया, लेकिन 27 दिसंबर को उनको भी महाभियोग लगाकर हटाया गया, उनको भी इम्पीच किया गया। उनके बाद वित्त मंत्री चोई सांग मोक को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया और फिलहाल वही सरकार का कामकाज देख रहे हैं, लेकिन कब तक ये दावे से कोई नहीं बता सकता। अब सवाल ये उठता है कि जब युन सुक योल का केस अदालत में चल रहा है तो फिर उन्हें अरेस्ट करने की क्या जरूरत पड़ गई। दरअसल युन के खिलाफ अलग केसेस भी हैं, बगावत और पद के दुरुपयोग के मामले हैं। इन मामलों की जांच करप्शन इन्वेस्टिगेशन ऑफिस CIO कर रहा है। CIO ने 14 दिसंबर के बाद से युन को 3 बार समन भेजा। ये जैसे अपने CBI है वैसी एजेंसी है उनकी। पूछताछ करना चाहते थे लेकिन तारीख पर तारीख बढ़ती रही, युन आए नहीं। जब तीसरी बार समन को दरकिनार किया गया तब CIO ने कोर्ट से अरेस्ट वारंट लिया और 31 दिसंबर को सियोल की एक अदालत ने अरेस्ट वारंट को इशू भी कर दिया। 3 जनवरी को CIO की टीम इसी वारंट के साथ पुलिस लेकर युन के घर पहुंची, लेकिन उन्हें अंदर जाने में काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। युन के सिक्योरिटी टीम के साथ धक्का मुक्की और बहस भी हुई और ये कश्मकश 6 घंटे चली। आखिर में उन्हें खाली हाथ वापस लौटना ही पड़ा। अब भले युन को निलंबित किया जा चुका हो, लेकिन सिक्योरिटी टीम है उनके पास और मिलिट्री की एक यूनिट भी उनकी सुरक्षा में लगी हुई है। उन्होंने साफ कर दिया है कि CIO को राष्ट्रपति के खिलाफ बगावत की जांच का अधिकार नहीं है। वो ये भी कह रहे हैं कि CIO एक अवैध वारंट को लागू कराने की कोशिश कर रही है और हमारे रहते युन को अरेस्ट नहीं किया जा सकता, जो अंगरक्षक है। CIO ने कहा कि युन कानून का उल्लंघन कर रहे हैं और ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और हम इसकी समीक्षा के बाद आगे का फैसला करेंगे। यानी दोनों तरफ से कार्ड से भी खुलने हैं। विपक्षी पार्टीज ने तो वही किया जो उनको करना था, युन की कड़ी आलोचना। आगे क्या हो सकता है? कोर्ट के वारंट की अवधि 6 जनवरी तक के है। अगर तब तक युन को अरेस्ट नहीं किया जा सका तो वो नल एंड वॉइड हो जाएगा। CIO इसे एक्सटेंड करने की अर्जी डाल सकती है, नया वारंट भी मांग सकती है, लेकिन उन्हें अरेस्ट करने में कामयाबी मिल ही जाएगी, यह अभी तय नहीं है। जिस तरह के सीन हमने साउथ कोरिया से आता हुआ देखा है। अगर CIO ने युन को अरेस्ट कर लिया तो ये अपने आप में हिस्टोरिक होने वाला है और युन अरेस्ट होने वाले पहले सिटिंग प्रेसिडेंट बन सकते हैं। निलंबित है ना अभी। साउथ कोरिया में आज तक पद पर रहते हुए किसी राष्ट्रपति को अरेस्ट नहीं किया गया। गिरफ्तारी के बाद CIO के पास पूछताछ के लिए 48 घंटे का वक्त होगा। उससे पहले उन्हें युन को रिमांड पर लेने की अर्जी डालनी होगी या फिर रिहा करना होगा। युन के पास क्या क्या ऑप्शंस हैं? वो संवैधानिक कोर्ट से स्टे ले सकते हैं और कोर्ट से अंतरिम जमानत भी मांग सकते हैं। राजनीति में आने से पहले युन सुक योल पब्लिक प्रोसिक्यूटर थे और जानकारों का कहना है कि उन्हें कानूनी लूप होल्स बहुत अच्छे से पता है। वकील आदमी है ना, इसलिए उन्हें अरेस्ट करना कोई आसान काम नहीं होने वाला है। हैं कहाँ युन सुक योल? उनकी ताज़ा स्थिति को लेकर कोई जानकारी पब्लिक नहीं है। मार्शल लॉ के बाद से चुनिंदा लोगों ने ही उन्हें देखा है और साउथ कोरिया की मीडिया में छपी रिपोर्ट्स के मुताबिक युन के देश से बाहर जाने पर तो रोक है, वो साउथ कोरिया के अंदर ही कहीं है, पर कहाँ है सबको नहीं पता। आज के राजदूत में बस इतना ही। खबरगांव को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आप करते रहिए। ये सारी जानकारी आपके लिए अभिषेक ने जुटाई थी। इसे रिकॉर्ड निवेदिता ने किया था और निवेदिता की मदद भी एक दूसरे अभिषेक ने की थी। आप देखते रहिए खबरगांव।